Good morning, dear students. Yesterday we have discussed about type of resources, in which you have seen that resources are classified on the basis of origin, exhaustibility, and ownership. Again, the resources can be classified into 4 categories too. These categories are potential resources, developed resources, stock and reserve. ये 4 कैटेगरीज हैं और एक कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी में बड़ा माइनर फर्क होता है, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, इसको देखते जाइए। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेस का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेस जो हमारे पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, लेकिन उनका यूज हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये दोनों रिसोर्सेस हमारी नेचर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। जितना चाहें हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज का नाम दिया जाता है। दूसरा हमने आपको बताया डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज बिल्कुल कॉमन है, जिसका इस्तेमाल हम सैकड़ों सालों से करते चले आ रहे हैं। पेट्रोलियम है, मिनरल है एंड सो ऑन। ये रिसोर्सेज बड़े कॉमन है और इनका यूज हम सैकड़ों साल से करते चले आ रहे हैं, तो इनको नाम दिया जाता है डेवलप्ड रिसोर्सेज का। तीसरा है स्टॉक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी नेसेसिटीज को, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज करने की। ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लें कि हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत ज़्यादा है, और आप जानते हैं कि वाटर में 2 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इन दोनों को हम अलग कर लें तो इनका यूज हम कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत कॉस्टली है, बहुत कम अवेलेबल है। तो ऐसा स्टॉक जिसको हम यूज तो कर सकते हैं, दे आर यूजफुल फॉर अस, they can also fulfill our needs, our requirements, but we do not have sufficient technology to use them. और लास्ट है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेस जिनका यूज हम फ्यूचर में कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के बेस पर, और लेकिन आज उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फुली उसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज को रिजर्व कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ले लें आप कि हमारे पास वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, रनिंग वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इन द शेप ऑफ रिवर्स, है ना। यू नो दैट ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स आर फाउंड इन आवर ओन कंट्री। मोस्ट ऑफ आवर रिवर्स आर पेरेनियल, साल भर उसमें पानी होता है, पानी की सप्लाई साल भर होती है। तो रनिंग वाटर को हम यूज करके बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन फुली हम इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहेंगे, रिजर्व रिसोर्सेज का नाम देंगे। इसके बाद देखें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है, इससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, पहला है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज एट ए फास्टर रेट। जितने भी रिसोर्सेज हमारे हैं, हम उनका यूज रेकलेस तरीके से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका यूज कर रहे हैं। और किसी भी रिसोर्स का जब आप रेकलेस यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे, तो प्रॉब्लम पैदा होगी। एग्जाम्पल के लिए आप ले लें पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम का हमने रेकलेस यूज किया है, और उस रेकलेस यूज का रिजल्ट किस में आया, एयर पॉल्यूशन में आया। इसके अलावा इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज
में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनका यूज हम रिप्लेस कर रहे हैं। और इंडस्ट्रीज की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है? वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब भी हम किसी रिसोर्स का ओवर यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, विदाउट मैनेजमेंट यूज करेंगे, विदाउट ऐसी टेक्नोलॉजी जो पॉल्यूशन को कम कर सकती है, उस टेक्नोलॉजी के बगैर हम यूज करेंगे रिसोर्सेज को, तो समस्याएं पैदा होंगी, प्रॉब्लम्स पैदा होंगी और पैदा हुई हैं, दुनिया झेल भी रही है। तीसरा है कि दुनिया का जितना भी रिसोर्सेज है वो कुछ हाथों में है। डेवलप्ड नेशंस रिसोर्सेज का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज का कंजम्पशन इक्वली नहीं है। ये कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो कुछ लोगों को बहुत कम मिल रहा है। इससे क्या होता है? समाज में दो ग्रुप बनता है, एक को हम रिच कहते हैं और दूसरे को पुअर कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि दुनिया में दो तरह की कंट्रीज हैं, एक को डेवलप्ड नेशन, दूसरे को डेवलपिंग नेशन कहा जाता है। एक को रिच नेशन और दूसरे को पुअर नेशन कहा जाता है। ऐसा क्यों है? सिर्फ इसलिए है कि रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो समाज में, इस ग्लोब पर, इस दुनिया में प्रॉब्लम पैदा होगी रिच और पुअर की, और रिच होता चला जाएगा, पुअर और पुअर होता चला जाएगा। तीसरा है, अक्सर आपने सुना होगा, एक प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया फेस कर रही है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हम अपने रिसोर्सेज का यूज रेकलेस तरीके से कर रहे हैं, विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू कर रहे हैं। रिजल्ट ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है टेम्परेचर। हमारे ग्लोब का टेम्परेचर हर साल इंक्रीज करता चला जा रहा है और अब तो ये इंक्रीजमेंट अलार्मिंग रेट पर पहुंच गया है। इससे आगे बढ़ा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर, एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके ओजोन लेयर का नाम दिया जाता है। साइंस में बहुत डिटेल में आपने पढ़ा होगा। इस लेयर में एक गैस होती है, उस गैस का नाम है ओजोन लेयर, ओजोन गैस, और उसी के नाम पे इस लेयर को ओजोन लेयर का नाम दिया गया है। इस लेयर का काम है, जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से निकलती हैं, ये लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। पॉल्यूशन की वजह से जगह जगह ओजोन लेयर में छेद बन गए हैं और उन छेद से, उन होल से सूरज की लाइट डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आ रही है। और अगर ये होल बढ़ते गए, डायरेक्ट सनलाइट अर्थ पे आती रही, तो अर्थ में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। ये अगर इंसान के, जानवर के बॉडी पे पड़ेंगी तो स्किन कैंसर हो जाएगा, अर्थ पे पड़ेगी तो सॉइल हमारी बैरन हो जाएगी, ट्रीज और प्लांट्स के ऊपर पड़ जाएगी तो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक तरह का डेवलपमेंट है, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता। इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है तो डेवलपमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे टाइम आगे जाता है डेवलपमेंट होना चाहिए, और अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर आपने देखा कि a lot of problems has been created on this globe on the basis of development only. इंडस्ट्रीज आई तो डेवलपमेंट हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए तो डेवलपमेंट हुआ, एटॉमिक यूज हुआ तो डेवलपमेंट हुआ। ये अलग बात है कि एटॉमिक यूज का निगेटिव यूज हुआ तो एटम बम्स बन गए, उसका पॉजिटिव यूज भी है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो जब इस तरह का काम होता है तो प्रॉब्लम पैदा होती है। प्रॉब्लम न पैदा हो, डेवलपमेंट भी चलता रहे, दोनों काम चलता रहे, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता क्या है? एग्जाम्पल के लिए आप इंडस्ट्री को ले लीजिए कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगा दिए जाते हैं, इंडस्ट्री को इस तरह से इक्विप्ड कर दिया जाता है कि जो उससे फाउल गैसेस निकलती हैं, फाउल लिक्विड निकलता है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, उसको एटमॉस्फेयर में इसी तरह छोड़ा नहीं जाता। या फिर जो पानी होता है इंडस्ट्री का,
जो पॉल्यूट हो जाता है, बहुत सारे केमिकल्स उसको मिल जाते हैं, उस वाटर को सीधे सीधे रिवर्स में छोड़ा नहीं जाता, उस पानी को साफ किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उसी पानी को इंडस्ट्री में यूज कर लिया जाता है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, उसका नाम है UNCED। फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एजेंसी का नाम है। इस एजेंसी ने एक कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल अर्थ समिट आज बैठी, दुनिया भर के लीडर्स उसमें इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया। इस डिसीजन को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यह कॉन्फ्रेंस हुई ब्राजील में। ब्राजील की कैपिटल है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में कॉन्फ्रेंस की गई और इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के लीडर्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक डिसीजन लिया। उस डिसीजन को नाम दिया एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब है कि पूरी दुनिया में जो इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, उसको डिग्रेड होने से रोका जाए। और रोका किस तरह से जाएगा? कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट अलग अलग एरिया में यूज किए जाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो एंड सो ऑन। और इससे कई बातें होंगी। एक तो इन्वायरमेंटल डैमेज से रोका जा सकेगा, इससे पॉवर्टी को रोक पाएंगे, इससे डिसीज को रोक पाएंगे। लेकिन इसके लिए पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, कोऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंट्री किसी डिसीज को छोड़ दे, जैसा कि आजकल पूरी दुनिया भोग रही है कि हम कोरोना लेके भोग रहे हैं। तो इसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री से कोऑपरेट करेगी। अगर एक कंट्री में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को शेयर करना पड़ेगा। एक कंट्री का डेवलपमेंट है तो दूसरी कंट्री से उसको शेयर करना पड़ेगा। तो आपस में डेवलपमेंट पूरा करने के लिए, डेवलप करने के लिए एजेंडा 21 बनाया गया और दुनिया भर के देशों से कहा गया कि जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं उसमें फाउल गैसेज को रोका जाए, जो अनवांटेड या फाउल मटेरियल्स इंडस्ट्री में है, वाटर में छोड़े जाते हैं, इनको रोका जाए और पूरी दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग को, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। आप देखेंगे कि रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन समझते हैं, हिफाजत करने को कंजर्वेशन कहते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज तभी हमारे लिए काम, सबके लिए बेनिफिशियल होंगे, सबका डेवलपमेंट इस रिसोर्सेज से तभी हो पाएगा जब हम इनको कंजर्व करें, कंजर्वेशन करें। गांधी जी ने कहा था कि इस ग्लोब पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट के लिए यूज करें तो ये रिसोर्सेज बहुत है, कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रीड है, लालच है, तो ये रिसोर्सेज क्या है? बहुत कम है। तो इस तरह से जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इन रिसोर्सेज का यूज बहुत सोच समझ के एक प्लान के तहत किया जाए और अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जितनी हमको जरूरत है हम उतने ही रिसोर्स का यूज करें, उतना ही यूज करें। लेकिन पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिसबैलेंस है। डेवलप्ड कंट्रीज को चले जाइए तो डेवलपिंग कंट्रीज से कई गुना रिसोर्सेज का यूज डेवलप्ड कंट्रीज के लोग कर रहे हैं। अब यहाँ हम आपसे बात करेंगे लैंड रिसोर्स की। लैंड आप जानते ही हैं कि हमारा बेस है। हमारी कोई भी एक्टिविटी हो वो लैंड के बगैर चल नहीं सकती। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं पूरी दुनिया की पॉपुलेशन भी बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारे लैंड के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर डाल रही है। रिजल्ट ये है, यहाँ बात कर लें
कि लैंड यूज का पैटर्न क्या है। हम लैंड को कई तरह से यूज कर रहे हैं। जो मेन यूज है वो है एग्रीकल्चर। बढ़ती हुई आबादी को, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फूड चाहिए, और फूड तभी मिलेगा जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा। दूसरा, हमने आपको बताया कि पिछले कुछ डिकेड में डिफॉरेस्टेशन का काम दुनिया में बड़ी तेजी से हुआ, और ये डिफॉरेस्टेशन एग्रीकल्चर के लिए, नए नए शहर बसाने के लिए, सेटलमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए किया गया। रिजल्ट ये हुआ कि फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज करेगी, और जब फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज करेगी तो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर दिस ग्लोब, सबके लिए एक प्रॉब्लम आएगी। तो लैंड यूज का पैटर्न एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, सेटलमेंट है, इंडस्ट्रीज हैं। इस तरह से हम लैंड का यूज कर रहे हैं। और यहां हम आपसे बात करेंगे कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। जो कंपोनेंट है हमारे सॉइल का, वो डिस्टर्ब हो रहा है, और डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है कि हम अपने सॉइल रिसोर्स का रेकलेस यूज कर रहे हैं, विदाउट मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं। और विदाउट मैनेजमेंट यूज करेंगे तो प्रॉब्लम पैदा होगी, और प्रॉब्लम अब पैदा होना शुरू भी हो गई। डेवलपमेंट के नाम पे, मोर एंड मोर फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के नाम पर हमने फर्टिलाइजर का यूज किया है, केमिकल मेन्योर का यूज किया है। बहुत ज्यादा जब रेकलेस केमिकल मेन्योर का यूज होता है तो उसका हमारे सॉइल के कंपोनेंट पे असर होता है। हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज रेकलेस किया है, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन आया है, वाटर पॉल्यूशन आया है। तो लैंड का डिग्रेडेशन बड़ी तेजी से हुआ है। कुछ और फैक्टर्स हैं जो लैंड डिग्रेडेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। पहला है माइनिंग। जहां माइनिंग होती है, मिनरल के डस्ट पार्टिकल्स उस एरिया में हवा के साथ पहुंचते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, सॉइल चेंज हो जाती है, और फिर एग्रीकल्चर के लायक नहीं रह जाती है। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग। जानवर चराना, जंगल में जब लोग जानवर चराने के लिए जाते हैं तो जो सैपलिंग्स होती हैं, नए ट्रीज होते हैं, उनको जानवर खा जाते हैं। तो इस तरह से फॉरेस्ट डेवलप नहीं होता। इसके अलावा जो मेन हमने आपको बताया, अगर हम इंडिया की बात करें तो आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी लैंड डिफॉरेस्टेशन का काम बहुत हुआ। लोगों ने जंगल काटे, जंगल काट के फार्म लैंड बनाया गया सिर्फ इसलिए कि फूड ग्रेन का मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमको 33% लैंड फॉरेस्ट एरिया चाहिए अगर हम अपने इकोसिस्टम को बैलेंस रखना चाहते हैं। तो 33% हमको फॉरेस्ट एरिया चाहिए, वो घट के 18 पर आ गया। तो डिफॉरेस्टेशन, हमें सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आप ले लें तो फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिफॉरेस्टेशन का काम हुआ, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ। तो जरूरत इस बात की है कि कुछ कंजर्वेशन में मेजर्स लिए जाएं, कुछ स्टेप्स लिए जाएं, जिससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन ना हो, कम हो। इसमें पहला है एफॉरेस्टेशन। पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाए जाएं। हमने आपको बताया एजेंडा 21 जो रियो डी जेनेरियो में डिस्कस हुआ, उसमें ये बात कही गई कि दुनिया भर के देश ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा नए नए पेड़ प्लांट किए जाएं, ताकि ग्लोबल डिसबैलेंस को रोका जा सके। इसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, हर जगह प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। कोई भी स्फीयर हो, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, हमारे वाटर रिसोर्स हो, हमारा लैंड रिसोर्स हो, हमारा फॉरेस्ट हो, हमारा सॉयल हो, हर जगह प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। और जब सॉयल की बात करें तो सॉयल को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं अलग अलग एरियाज में, उन स्टेप्स का यूज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद आगे सॉयल एज ए रिसोर्स, इसकी चर्चा कल करेंगे हम आपसे।
और पीछे हमने आपको एक्सरसाइज दी थी, शायद उम्मीद है कि आपने पूरा भी किया होगा। और एक चीज़ और, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर हमारा आपके पास होगा, आप कांटेक्ट कर लीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने। दैट्स ऑल।